मित्रों, एक शब्द है परिकथा, जिसे अंग्रेजी में फेयरी टेल कहते हैं। यानी कि जब कुछ ऐसा घटित हो जो आम आदमी के लिए संभव ना हो। यानी परियों के बारे में कहा जाता है कि परियों के पास तमाम प्रकार की जो है क्षमताएं होती थी, चमत्कार करने की, प्रकट हो जाने की, कहीं उड़ जाने की। यानी कि उनके पास विशेष क्षमतावान होती थी परियां। तो उनसे संबंधित जो घटनाक्रम होते थे उन्हें फेयरी टेल कहा जाता है, परिकथा। यानी कोई किसी व्यक्ति के जीवन में अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जिसकी आशा और उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि एक सामान्य जो है काल और परिस्थिति में ऐसा संभव है, तो उसे आप परिकथा कह सकते हैं। तो आज मैं सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहा था और समाचार सुनने, पढ़ने और देखने की श्रृंखला में मुझे एक जगह एक समाचार के बारे में पता चला। यानी कि सोशल मीडिया के समाचारों से ही मुझे एक बड़ा दिलचस्प समाचार मिल गया। और वो दिलचस्प समाचार ये है कि स्विट्जरलैंड के किसी अखबार में ये मुख्य हेडिंग की तरह छपा था। भारतीय अखबारों में भले ही इस मुद्दे पर बहुत चर्चा न हो रही हो, यहाँ की मीडिया भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि खामोश है, संभवतः किसी निर्देश या आदेश का इंतज़ार कर रही है, तब वो बात करेगी अडानी समूह की कंपनियों की जो हाल आज के डेट में है, जिस कदर वो तेजी से गिरी है और लगभग उनकी कुल संपत्ति आधे के आसपास आ पहुंची है। यानी कि अगर उनके पास एक हफ्ते पहले 1 रुपये था तो वो घट के 50 पैसे हो गया है। फिर भी खामोश है यहाँ की मीडिया, कुछ नहीं कह रही है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मित्रों असल में हुआ है। यानी ये अलग बात है। जो मैं फेरी टेल की बात कर रहा था, तो उस अखबार का ये कहना है कि भारत में एक उद्योगपति यानी गौतम अडानी और वहाँ का एक राजनेता यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पिछले 1 दशकों में परिकथा की तरह अपने करियर को सुधारा है। यानी कि जहाँ अडानी जी 5.10 अरब डॉलर की संपत्ति को बढ़ा के 150 अरब डॉलर तक ले गए इन मात्र 8 सालों में, वहीं नरेंद्र मोदी जी के करिश्मों से तो पूरा देश ही वाकिफ है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या करिश्मा वो लगातार करते जा रहे हैं, करते रहे हैं पिछले वर्षों में। तो ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे कि यानी कि जो ग्रोथ है दोनों लोगों की, उसका ये कहना उस अखबार का कि ये दोनों लोग कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर अपने करियर को इस ऊंचाई पर ले गए हैं। आप जिसको कह सकते हैं कि फर्श से अर्श पे, यानी कि ज़मीन से आसमान की ऊंचाई इन्होंने तय करी है विगत पिछले कह सकते हैं कि दशकों में। मित्रों, अगर आरोप न लगाया जाए तो क्या लगाया जाए? कोई व्यक्ति इस कदर, इस तेजी से कुछ ही वर्षों में अगर ग्रोथ करता है, उसकी संपत्ति अगर 100 गुना 150 गुना बढ़ जाती है, तो आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था गलत ट्रैक पे जा रही है। आखिर किसी एक व्यक्ति को ही क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? किसी एक व्यक्ति को क्यों इतना धनाढ्य बनने का अवसर दिया जा रहा है? कोयले खदान से लेके, बिजली कंपनियों से लेके, रेलवे से लेके, सब कुछ अगर बिक रहा है इस देश में, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। मैं इसे बिक रहा नहीं कहूँगा, लेकिन बिक रहा भी कहा जा सकता है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो आखिर उनमें से अधिकांश चीज़ें अडानी समूह के पास ही क्यों जा रही हैं? अगर उनके पास पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं? आप सोचिए, कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? क्या स्रोत अचानक से उत्पन्न हो गया कि वो जो चीज़ चाहे खरीद ले रहे हैं? मुझे एक कार्टून याद आ गया। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्टून देखा था। उस कार्टून में एक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं अडानी को उसमें वो किया गया था, चित्रित किया गया था कि अडानी बैंक की लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में क्या लगे हुए हैं कह सकते हैं, मैनेजर केबिन में बैठे हुए हैं मैनेजर के सामने, और मैनेजर पूछता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए।
तो अडानी जी ने कहा कि मुझे जो है 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चाहिए, और उनके इस कहने पे बैंक मैनेजर का जो जवाब होता है, जो प्रश्न होता है, जवाब नहीं प्रश्न होता है, वो ये पूछता है कि इन पैसों का आप क्या करेंगे। तो अडानी जी बड़े बेबाकी से कहते हैं कि आपका बैंक खरीदना है मुझे। तो उस कार्टून में कितनी सुंदरता से और कितने संक्षिप्त तरीके से इस बात को कहा गया है कि आज एक व्यक्ति के लिए, एक संगठन के लिए, कंपनी के लिए बैंकों को कह सकते हैं कि इस स्थिति में ला दिया गया है कि उसी बैंक से कर्ज लेके आप उसी बैंक को खरीद लें। तो ये कौन सी आर्थिक नीति हुई, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि किसी व्यक्ति के लिए आप सब कुछ खोल दें, सब कुछ आसान कर दें। तो ये कहीं ना कहीं से तो निश्चित रूप से ये जो स्विस अखबार ने लिखा है कि कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इन दोनों लोगों ने यात्रा करी है अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। खैर, ये तो बात हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को किधर लेके जा रहे हैं ये लोग। अडानी समूह की कंपनियां ताश के पत्तों की तरह, उनके शेयर्स के भाव गिर रहे हैं। आज अडानी की दौलत लगभग आज से एक हफ्ते पहले जितनी थी उसकी आधी हो गई है। अगर 137 अरब डॉलर ही मान लिया जाए तो उनकी संपत्ति करीब मुझे लगता है 70 से 80 के बीच में पहुंच गई है, और लगातार जो है लगातार उनके शेयर्स गिर रहे हैं। और उनकी इन कंपनियों में जो दूसरी चिंता के विषय है कि LIC और SBI जो दो प्रमुख संस्थान हैं, एक आम भारतीय से जुड़े हुए, एक आम भारतीय अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए LIC में जाता है। LIC का स्लोगन था कि जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी, इस ढंग का कुछ स्लोगन उनका रहा है। यानी कि कुल मिला के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आपके साथ हैं। LIC ये वादा करती है इस देश के लोगों से, और देश के लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है LIC पे, बहुत बड़ा भरोसा है। मैं कह सकता हूँ किसी संस्था पे, किसी आर्थिक संस्थान पे अगर भारतीयों का सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो LIC है। और बैंकों में यही चीज़ ठीक SBI के साथ है। SBI को लोग सबसे ज़्यादा भरोसे की नज़र से देखते हैं। और इन दोनों संस्थाओं ने ढेर सारा पैसा लगा रखा अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप के शेयर्स का मूल्य अगर गिर रहा है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि LIC में जो पैसा हमने लगाया उसका मूल्य गिर रहा है, SBI में जो हमने पैसा लगाया है उसका मूल्य गिर रहा है। और अंततः तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अडानी का नुकसान हो रहा है, ये अडानी का व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय क्षति है। हम आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाए हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं, इस ढंग के लोगों को खड़ा करते हैं कि उनके नष्ट होने से जो है, उनके गिरने से, उनके कमज़ोर होने से एक बहुत बड़ी आबादी कमज़ोर होती है। अडानी एंड ग्रुप की जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, वो पब्लिक कंपनियां हैं। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, छोटे छोटे मात्रा में शेयर होल्डर्स हैं, उनके पैसे हैं। जिस उम्मीद से, जिस आशा से लोगों ने अपने पैसे लगाए थे आज के 10 साल 5 साल पहले, और ये पैसे ग्रोथ करके ऊपर गए थे। कह सकते हैं कि अगर किसी के शेयरों की कीमत एक हफ्ते पहले 1 लाख रुपए थी तो आज वो धड़ाम से 50,000 रुपये पे आ चुकी है। तो ये क्षति तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स की है, सबकी है, सारे शेयर होल्डर्स की क्षति है। तो कुल मिला के मैं नहीं कह रहा हूँ कि अडानी कोई असफल व्यापारी रहे हैं, निश्चित रूप से स्किल्ड व्यापारी रहे होंगे तभी इतनी ग्रोथ किया उन्होंने जीवन में। लेकिन संभवतः समय से तेज चलने की उन्होंने कोशिश किया है, और शाम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाकर, सत्ता से करीबी बढ़ाकर, सत्ता से दोस्ती करके उन्होंने अनर्गल फायदे उठाए हैं। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
हिंडनबर्ग का जो सबसे प्रमुख आरोप है वो अडानी समूह पे यही है कि उन्होंने अपने शेयर को ओवर वैल्यूड कराया, यानी कि जो वास्तविक कीमतें नहीं थी वो कीमतें दिखाई गई कागजों में, और उन कागजों में हेराफेरी करके बैंकों से उस उस बढ़े हुए मूल्य पे कर्ज लिया गया। तो ये तो एक तरह से धोखा ही है, ये शेयर खरीदने वालों के साथ धोखा है, इस देश के साथ धोखा है, इस देश के बैंकों के साथ धोखा है। तो इस तरह की धोखाधड़ी निश्चित रूप से इसके प्रमाण मिल रहे हैं, दिख रहे हैं कि इस ढंग की धोखाधड़ी की गई है। और इस धोखाधड़ी में मैं कहूँगा कि जो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि ये एक नेक्सस है, ये एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र सदैव से रहा है भारत में, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन ये जो अडानी के साथ षड्यंत्र, अडानी के साथ जिन राजनेताओं ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है अपने लाभ के लिए, ये षड्यंत्र बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मित्रों, मैं बार बार ये आरोप लगाता हूँ कि अगर देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है, सच में अगर हम चाहते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त देश, तो हमें उसकी जड़ों की तलाश करनी होगी। और जो व्यक्तिगत रूप से मैंने वो समझा है अपने अध्ययन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, कि जो भ्रष्टाचार की मूल जड़ है वो यही है। राजनेताओं और बड़े उद्योगपतियों का जो नेक्सस है, ये भ्रष्टाचार की जननी है, ये भ्रष्टाचार की, पूरे देश के भ्रष्टाचार की जड़ है। यहीं से शुरू होता है देश का भ्रष्टाचार, राजनीतिक चंदे के रूप में। कंपनियां, ये सरकारें जो है अनुचित लाभ पहुंचाती हैं इन बड़े व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े उद्योग घरानों को, और बदले में ये पार्टियों को चंदा देते हैं। जो सत्ता में होते हैं उन्हें चंदा देते हैं। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। भाजपा सरकार ने तो और आसान कर दिया चंदा देना। आज के डेट में जो बड़ी कंपनियां हैं, आप समझिए कि अगर सरकार ने किसी से डील कर लिया, या नेताओं ने, पार्टी ने जो सत्ता में है, वो किसी बड़े व्यापारी से उसने डील कर लिया कि मैं तुमको 1 अरब का अनुचित लाभ पहुंचा रहा हूं, उसमें से तुम जो है आधा मुझे दे देना चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेना। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई सूचना किसी को लेने का अधिकार नहीं है, वो RTI के दायरे में नहीं है, वो गुप्त रखा जाता है। तो जब तक हम राजनीतिक पार्टियों के इस चंदे को पब्लिक फोरम में नहीं लाएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं लाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। यहीं से शुरू हो जाती है भ्रष्टाचार की कड़ी, यहीं से आजा भ्रष्टाचार की कड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। और सबसे पहले अगर हमें सच में देश में भ्रष्टाचार को रोकना है, तो ये जो राजनीतिक चंदे के रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। और जो ये घटनाक्रम चल रहा है, ईश्वर न करें कि ऐसा हो। मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी कि अडानी समूह समझ जाए, ये जो गिरावट उसके शेयरों में हो रही है, ये फिर से स्टेबल हो जाएं। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि उसके बाद से फिर इस ढंग के खेल पे भी रोक लगे, उसमें भी अडानी समूह संभले, हमारी सरकार संभले, हमारे वित्तीय संस्थान संभले। नहीं तो किसी दिन बड़ी आर्थिक त्रासदी इस देश में आ सकती है। और जैसे घटनाक्रम हो रहे हैं अडानी को लेके, अगर अडानी पूरी तरह से गिर जाते हैं, अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग के जो आरोप हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपनी 15% की वैल्यू को 100% दिखाया, यानी कि 85% इनके शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। अगर उस हिसाब से इनके शेयर गिरते हैं तो जो भी शेयर होल्डर्स इनके हैं, जिसके पास 1 लाख का शेयर है, वो 15,000 रुपये का हो जाएगा। और अडानी की हैसियत भी उसी के साथ साथ जो है 15% की रह जाएगी, जो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक सेहत पे गंभीर नुकसान साबित होगी। हमारे वित्तीय संस्थान SBI जैसे संस्थान पे एक गंभीर आघात होगा, हमारी LIC पे एक गंभीर आघात होगा, और देश के तमाम उन कह सकते हैं कि निवेशकों पर जिन्होंने शेयर्स के रूप में इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में, अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया है, उनका भी भारी नुकसान होगा,
भारी भारी नुकसान होगा। जो उन्होंने अपने मेहनत और पसीने की पूंजी को लगा रखा है अपने भविष्य के लिए, वो पूंजी रातों रात जो है 1 रुपया 15 पैसे हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये गंभीर चिंता का विषय उनके लिए होगा, कष्ट का विषय होगा। आर्थिक परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं बची ज़िंदगी में। तो ये घोटाले रुकने चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये घोटाले रुकने चाहिए। घोटाले तब रुकेंगे जब राजनीतिक चंदे पारदर्शी होंगे। राजनीतिक चंदे जब तक पारदर्शी नहीं होंगे ये घोटाले कभी नहीं रुकेंगे। ये अनवरत चलते रहेंगे, ये अनवरत चलते रहे हैं और ये अनवरत चलते रहेंगे। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि एक अपील पूरा देश करे, पूरा देश इस विषय को लेकर एकजुट हो और संवेग स्वरों में ये कहे कि कोई भी राजनीतिक दल, छोटा बड़ा, प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वह 1 रुपये भी किसी से चंदा ले रहा है तो उसके वेबसाइट पे वो होना चाहिए डोनर का नाम और डिटेल कि किसने दिया, क्यों दिया, उसके आर्थिक स्रोत क्या थे, कहाँ से दिया। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पे आएंगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव आएगा। आज देखिए, आज सांसद, विधायक, अब कई सारे घटनाक्रम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जीती थी और चल रही है भाजपा की सरकार। ये पैसे का ही खेल है भाइयों। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं पैसे का ही खेल है। इन विधायकों, सांसदों को करोड़ों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। ये पैसे कहाँ से आते हैं राजनीतिक दलों के पास? कभी आपने सोचा है? हमें सोचना चाहिए। यही तरीके हैं उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए। उन्हीं कार्यों के लिए पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और हमें बताया नहीं जाता, पब्लिक फोरम पे नहीं लाया जाता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये गंभीर दोष है एक हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का सिस्टम है कि पूरा देश की प्रॉपर्टी की जानकारी कोई भी संस्था ले सकती है, पब्लिक डोमेन में आ सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो देश के, जो लोग सरकारें चलाते हैं, जो लोग नीतियां बनाते हैं, उनके जो चंदे वो ले रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज ए क्राइम, देयर इज ए फाइनेंशियल क्राइम, बिग फाइनेंशियल क्राइम, देयर इज ए करप्शन। ये सहूलियतें देकर उसके बदले में चंदे लिए जा रहे हैं और इसका उदाहरण आप पाएंगे, तमाम पाएंगे। जो भी दल सत्ता में रह जाता है वो माला माल हो जाता है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि भाजपा पिछले 8 सालों से सत्ता में है और पार्टी के पास कहीं फंड की कमी नहीं है। बड़े से बड़े आयोजन चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं सारे लोग। जनपद जनपद में इनके बड़े बड़े कार्यालय करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके बने हैं। वो पैसे कहाँ से आए हैं? क्या ये कार्यकर्ताओं के चंदे का पैसा है? नहीं मित्रों, ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं और कहने की बातें हैं। असल में वह इसी तरह के भ्रष्टाचार का पैसा है जो उद्योगपतियों से उनकी सहूलियतों के बदले में वसूला जाता है। तो कुल मिला के वीडियो लंबी हो गई है, मैं यही ख़त्म करूँगा आज और फिर से आग्रह करूँगा कि खामोश रहने का वक्त नहीं है, बोलने का वक्त है। अपनी बात कहिए तो कम से कम सरकार को लगे तो कि जनता जागरूक है, हम जागरूक हैं, हम देशवासी जागरूक हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है। ये चल क्या रहा था कि अडानी जैसा एक व्यक्ति अचानक से जो है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।